हेलो दोस्तों, मैं किशन आप सभी का स्वागत करता हूं संयम क्लासेस में। आज हम विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो मुख्य रूप से ग्रुप डी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और यह प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की क्लास। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन और दांतों का कमजोर होना। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। दूसरा प्रश्न, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो नायलॉन सबसे अधिक ज्वलनशील है। नायलॉन का निर्माण सर्वप्रथम 1935 में किया गया और इसका व्यापारिक रूप से प्रयोग 1939 में किया गया और इसके व्यापारिक रूप से प्रयोग में महिलाओं के लिए जूरा का निर्माण किया गया था। नायलॉन शब्द का निर्माण न्यूयॉर्क शहर के NY और लंदन के लोन से मिलकर बना है। तीसरा प्रश्न, ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह से बहुत छोटे लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं वो कहलाते हैं एस्टेरॉयड। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉयड है सेरेस। कुल 5 ऐसे ग्रह हैं जिनको हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं, जिनका नाम है बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। और हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह पाए जाते हैं। सूती और ऊनी रेशों में अंतर आप ज्ञात कर सकते हैं कैसे? तो सूती और ऊनी रेशों को जलाकर उनमें अंतर ज्ञात कर सकते हैं। सूती कपड़े को जलाकर राख का निर्माण होता है। जब भी सूती कपड़े जलेंगे तो राख का निर्माण होगा और जब भी नायलॉन या फिर टेलीकॉटन कपड़े जो भी जलेंगे तो मतलब कड़ा हो जाएगा, वो मतलब कड़ा। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ने से उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा। संकुचित होने का मतलब जिसका आयतन कम होता है। ऐसे आप सुनते होइएगा कि मतलब जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह मतलब पाइप फट जाता है पानी के जमने से, तो मतलब जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है और जब भी वो गलेगा तो उसका आयतन घटेगा। तो वही बात कर रहे हैं कि वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ने से उनका गलनांक जो है ना घट जाता है। सूर्य उदय होते समय एवं डूबते समय लाल दिखाई देता है क्योंकि प्रकीर्णन के कारण। घरों में
विद्युत जोड़े होते हैं तो घरों में विद्युत समांतर क्रम में जोड़े होते हैं। समांतर क्रम कुछ इस प्रकार होते हैं 1/r बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। इसमें एक बॉल के फ्यूज हो जाने के बाद भी आगे का सारा उपकरण अपने सामान्य रूप से कार्य करता रहता है और श्रेणी क्रम में r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 कुछ इस प्रकार से होते हैं। और इसमें एक उपकरण के खराब होने के बाद आगे का कोई भी उपकरण इससे जो जुड़े होंगे वो काम नहीं करेंगे। जैसे घरों के शादी में जब लाइट लगते हैं, छोटा छोटा लाइट आप देखते होइएगा, वह इसके उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, लोहे में जंग लगना उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जब जंग लगता है तो उस पे भूरी रंग की परत जम जाती है और लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन में नमी होनी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, केतली में पानी गर्म होने का उदाहरण है। तो केतली में पानी संवहन के कारण गर्म होते हैं। संवहन गर्म होने की वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ की कण अपने साथ ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। द्रव एवं गैस इसी विधि से गर्म होते हैं। जब किसी पात्र में जल रखकर आप उसे आग पर चढ़ाते हैं तो आप आग की ऊष्मा पेंदी को गर्म करती है, फिर पेंदी ऊष्मा देकर पानी को गर्म करती है और पानी गर्म होकर ऊपर चला जाता है और ऊपर का पानी फिर नीचे आ जाता है। इसी प्रकार थोड़ी ही देर में आपके बर्तन में रखा हुआ पूरा पानी गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कुपोषण से अधिक किसकी कमी, कुपोषण सबसे अधिक किसकी कमी से होती है? प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जेलिस ने 1938 में किया और प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है और हमारे शरीर में 10 प्रकार के अमीनो अम्ल स्वतः बनाया जा सकता है और 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। भोजन के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। दूध, अंडे, दाल, पनीर, मांस, मछली इत्यादि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है, बात सही है। भार बदलता है मगर द्रव्यमान, आप चांद पे जाइएगा फिर भी वही रहेगा, धरती पे रहिएगा फिर भी वही रहेगा, धरती के अंदर जाइएगा फिर भी वही रहेगा, धरती के ऊपर रहिएगा फिर भी वही रहेगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, ये भी सही है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, यह भी सही है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही ओर स्थित रहता है, अस्थायी रहता है, मतलब दोनों सभी स्थान पर एक ही रहता है, ऐसा नहीं है। विभिन्न स्थानों पर वस्तु का भार विभिन्न होता है। ऊंचाई अधिक होगा फिर भी भार कमेगा, ऊंचाई घटेगा फिर भी भार कमेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान तो नहीं बदलता है मगर भार बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को 70 से 60 तापमान तक कमी आने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। तो बताइए कि 80 से 70 डिग्री तक ठंडा करने के लिए कितना मिनट का समय लगेगा? तो 8 मिनट से कम। नेक्स्ट प्रश्न,
फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने में किस तापमान पर पाठ्यक्रम समान होता है? तो -40 डिग्री। आप लोग सूत्र याद रखिएगा, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ये हमारा सूत्र होता है, इसी से सब कुछ निकलेगा। ध्वनि उत्पन्न तथा ध्वनि परावर्तित करने वाले सतह की बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो? मतलब ध्वनि सुनने के लिए प्रतिध्वनि परावर्तन सतह कितना दूर होना चाहिए? तो आंसर है 17 मीटर। आपको मालूम होगा कि ध्वनि की चाल 0 डिग्री पर 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जिसमें हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकेंड तक रहता है। अगर इसको गुना कीजिएगा 332 गुने 0.1 तो आएगा 33.2। तो ये तो पूरा परावर्तक सतह निकला, मतलब जाने और आने में समय जितना लगेगा सो। मगर जब 33.2 को अगर 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 16.66। इसे अप्रॉक्सीमेट 17 मान के चलिएगा। तो यही परावर्तक। नेक्स्ट प्रश्न, 100 वाट का बल्ब 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितना विद्युत धारा प्रवाहित करेगा? तो आंसर है 0.4 एम्पियर। इसे निकालने के लिए P बराबर V इंटू I एक सूत्र याद रखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है V दिया हुआ है 250 और P दिया हुआ है 100 वाट। तो इस सूत्र में रखिएगा 100 बराबर 250 इंटू I। धारा का मान पूछ रहा है इसलिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो बचेगा, फिर 5 से काटेगा तो यहाँ पे बचेगा 5 दूनी 10 और 5 6 25, तो 2/5 I बराबर। तो इसको भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है तो स्टील में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। अब विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 0 डिग्री पर याद रखिएगा। ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। भाप में ध्वनि की चाल 405 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अल्कोहल में ध्वनि की चाल 1213 मीटर प्रति सेकेंड होता है। लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में ध्वनि की चाल 5640 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर प्रति सेकेंड होता है। पारा में ध्वनि की चाल 1450 मीटर प्रति सेकेंड होता है और एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस प्रकार समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533 मीटर प्रति सेकेंड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 260 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल आप लोग याद रखिएगा। हो सके तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, तो विलय को विलयन से पृथक वाष्पीकरण द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? आंसर है इसका, हवा में ऑक्सीकरण होने लगता है, या मतलब हवा में ऑक्सीकरण होने लगता है, इसके लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और यह एक क्षार धातु है। नेक्स्ट प्रश्न, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। और चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। टीबी की बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन ए साल्क ने किया। गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण पिनकस ने किया। और विटामिन की खोज फंक ने किया। नेक्स्ट प्रश्न,
शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति आरबीसी करता है। आरबीसी या इरिथ्रोसाइट मछली, उभयचर, सरीसृप तथा पक्षियों में स्थित लाल रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक होता है। मतलब मछली, उभयचर, सरीसृप और पक्षियों के लाल रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। उनकी आकृति अंडाकार और वे उभय उत्तल होते हैं, मतलब अंडाकार या उभय उत्तल होते हैं। स्तनधारियों में लाल रुधिर कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। उनकी आकृति उभयोत्तल या गोलाकार होता है। स्तनधारियों में मात्र 2 ऐसे जीव हैं जिनको आप याद रखिएगा, जिनके लाल रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ऊँट, पहला है ऊँट और दूसरा है लामा। लामा जिनकी लाल रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। मनुष्य में स्थित लाल रुधिर कोशिकाओं का व्यास 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है और इसकी मोटाई 2 माइक्रोमीटर होता है। लाल रुधिर कोशिका मुख्यतः ऊतकों से फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले आता है, मतलब ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में लगने वाला समय को लगता है 0.8 सेकेंड। 1 मिनट में मनुष्य का धड़कन 72 बार धड़कता है। तो इससे आप लोग 60/72 कीजिएगा तो 0.8 आ जाएगा। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और जब वह तेज गति से आप यात्रा करते रहिएगा, मतलब दौड़ते रहिएगा या फिर जिम करते रहिएगा, तो 1 मिनट में आपका धड़कन 180 बार धड़कता है। हृदय के एक धड़कन में लगभग 70 mm रुधिर पंप करता है। ठीक है। हृदय के भीतर संकुचन एवं अनुशीतलन के आवेग का प्रसार विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है, जो सिरा अलिंद नोड से प्रारंभ होकर निलय तक जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अंतज्वर किसके कारण होता है? तो अंतज्वर जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे युग्ल जिनकी रुधिर बल क्रमशः ए बी है तो उनके बच्चों के रुधिर बल होंगे ए बी या ओ, मतलब सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम संक्रामक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है पूछा जा रहा है। तो आंसर है धनुष्कटा, जिसे टेटनस भी कहते हैं। यह बीमारी क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। बीमारी से ग्रसित होने पर रोगी की गर्दन एवं जबड़े की पेशियां संकुचित हो जाती है और शरीर में तेज दर्द होता है तथा पूरे शरीर में ऐंठन आ जाती है। अंत में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।